हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, इस वाले टॉपिक को। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड का भूगोल हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो चैप्टर 2 रहेगा उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में। तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं, तो इस वाले टॉपिक को आज आप अच्छे से आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। क्या क्या प्रश्न यहाँ पर से बन सकते हैं, तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया और वे कौन कौन से? तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में यहाँ पर विभाजित किया गया। तो उत्तराखंड को जिन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया उनके नाम आपको बताऊं, तो ये क्षेत्र जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, उसके बाद वृत्त हिमालय जिसको महान हिमालय और उच्च हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद आता है लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद आता है दून और द्वार क्षेत्र जिसको चौरस घाटियाँ भी कहा जाता है। फिर शिवालिक क्षेत्र जिसको बाह्य हिमालय या फिर पाद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो ये 8 आप लोगों को पता होने चाहिए। 8 यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनका यहाँ पर विस्तार रहता है उत्तर से दक्षिण की तरफ ये जाते हैं। तो सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, फिर वृत्त हिमालय जिसको उच्च हिमालय और महान हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आपका वृत्त के बाद लघु हिमालय क्षेत्र आता है जिसको मध्य हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आपका दून और द्वार क्षेत्र आता है जिसको चौरस घाटियाँ भी कहते हैं। उसके बाद आपका शिवालिक क्षेत्र आता है जिसको बाह्य हिमालय या फिर पाद प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका भाबर का क्षेत्र आता है, फिर आपका तराई का क्षेत्र आता है, फिर आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। अब मैप के जरिए आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे। तो ये उत्तराखंड का मैप है। तो देखो इस एरिया के जितना भी ऊपर वाला एरिया है ये आपका ट्रांस हिमालय में आता है। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे ये आपका वृत्त हिमालय वाला एरिया आ गया। फिर आपका ये यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा रहती है जिसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं, MCT। तो ये और जो मध्य या फिर लघु हिमालय, तो इसको अलग करने का काम कौन करता है? MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। उसके बाद ये दून द्वार क्षेत्र आपका हो गया। इस तरफ आपका ये दून द्वार क्षेत्र हो गया। पश्चिम में इसको दून कहते हैं और पूर्व की तरफ इसको द्वार कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर ये आपका सीमांत भ्रंश आ गया, यानी कि MBT, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो वो आपका सीमांत भ्रंश है जो लघु हिमालय और शिवालिक, जो यहाँ पर शिवालिक जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो ये शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है वो MBF उसको कहते हैं, सीमांत भ्रंश। और उसके बाद ये भाबर का क्षेत्र आपका आ गया। और फिर ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार की तरफ। और ये आपका तराई का क्षेत्र आ गया, ये उधम सिंह नगर की तरफ। थोड़ा एरिया यहाँ पर पौड़ी का और थोड़ा एरिया यहाँ पे नैनीताल का भी रहता है। तो ये आपका तराई का क्षेत्र है। तो इस प्रकार 8 भागों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड का जो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर बता दिया। और साथ ही साथ आपको इनका नाम भी याद रखना है। वृत्त हिमालय को महान हिमालय और उच्च हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। दून और द्वार क्षेत्र को चौरस घाटियाँ कहा जाता है। और शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय और पाद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप लोग मैप के जरिए अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनके बारे में जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन रहने वाली वो भी आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे कवर करनी है। तो देखो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है जिसे तिब्बती हिमालय या फिर 33 हिमालय भी कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के और क्या नाम है? तिब्बती हिमालय और 33 हिमालय किसको कहते हैं? ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय और 33 हिमालय भी कहते हैं। और ये कहाँ? उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी भाग में अंतिम सीमा तक फैला हुआ है। तो उत्तराखंड का जो उत्तर और पूर्वी भाग है उसमें अंतिम सीमा तक फैला हुआ है। तो उत्तर पूर्वी भाग कौन सा हो गया? ये उत्तर, और इस तरफ ये पूर्वी भाग। तो यहाँ पूरा क्या फैला है? ट्रांस हिमालय। अब इसको तिब्बती हिमालय और 33 हिमालय भी कहते हैं। अब देखो जो ये ट्रांस हिमालय, तो यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। और जो इसका विस्तार है, तो जो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसका जो विस्तार है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में। तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है उत्तर की तरफ, देखो महान हिमालय आपका इधर है, महान हिमालय के उत्तर की तरफ ट्रांस हिमालय और ये आपका उत्तरकाशी का कुछ एरिया, फिर यहाँ पे चमोली का कुछ एरिया और पिथौरागढ़ का कुछ एरिया। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कितने क्षेत्रों में, कितने जिलों में फैला हुआ है? तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ट्रांस हिमालय 3 जनपदों के कुछ एरिया में फैला हुआ है। अब यह एक वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ट्रांस हिमालय क्या है?
वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या होता है? जहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊंची पर्वत चोटियाँ बादलों को रोक देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र कैसे? वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ वर्षा कम होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इन जनपदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के जो कुछ हिस्से हैं वो ट्रांस हिमालय में आते हैं। अब इनकी जो औसत चौड़ाई होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रांस हिमालय की जो औसत चौड़ाई होती है 20 से 30 किलोमीटर ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई होती है। ऊंचाई के बारे में अगर पूछा जाएगा तो 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो देखो चौड़ाई और ऊंचाई आपको ट्रांस हिमालय की पता होनी चाहिए। चौड़ाई इनकी 20 से 30 किलोमीटर होती है, ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच ट्रांस हिमालय की क्या होती है? ऊंचाई होती है। अब जो ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय, तो मैंने आपको यहाँ पर इससे बताया था, ये ट्रांस हिमालय और ये वृत्त हिमालय, तो इनको अलग करने का काम कौन करता है? तो एक यहाँ पे काल्पनिक रेखा है जिसको क्या कहते हैं? हिंज लाइन कहते हैं या फिर इंडो सांगपो सचड़ जोन कहते हैं। तो ये क्या है? एक भ्रंश रेखा है जो ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय को अलग करती है। ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय, तो वृत्त हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो वृत्त हिमालय को महान हिमालय और उच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है उसको सचड़ जोन या फिर हिंज लाइन या फिर इंडो सांगपो सचड़ जोन कहते हैं। ये एक भ्रंश रेखा है जो ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय को अलग करती है, उसको क्या कहते हैं? हिंज लाइन, इंडो सांगपो सचड़ जोन। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक भ्रंश रेखा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। तो ट्रांस हिमालय उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया होगा, और जितने भी यहाँ पर से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको विस्तार से बता दिए। जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो इसके कुछ एरिया किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहते हैं और 33 हिमालय भी इसको कहते हैं। और अगर इसकी लोकेशन पूछेगा तो उत्तराखंड के ये उत्तर पूर्वी भाग में आते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में ट्रांस हिमालय आता है। और ये एक वृष्टि छाया प्रदेश है जिसका मतलब है यहाँ वर्षा कम होती है। अगर इसकी चौड़ाई पूछेगा तो जो ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर लंबाई पूछेगा तो 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर ट्रांस हिमालय की क्या है? लंबाई है। और ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय जो है इनको अलग करने वाली जो रेखा है यानी कि भ्रंश रेखा है उसको क्या कहते हैं? हिंज लाइन या फिर इंडो सांगपो सचड़ जोन उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा आता है? वृत्त हिमालय आता है। तो वृत्त हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, उच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र की क्या विशेषताएं, इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। अब देखो जो वृत्त हिमालय, जिसे आंतरिक हिमालय या फिर महा हिमालय या फिर मुख्य हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये किसको कहते हैं? वृत्त हिमालय को आंतरिक हिमालय, महा हिमालय, मुख्य हिमालय और हिमाद्री भी इसको कहते हैं। तो लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो वृत्त हिमालय के लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के ये दक्षिण में स्थित है। तो एक बार फिर से मैं आपको लोकेशन इसकी बता देता हूँ। तो देखो ये आपका वृत्त हिमालय वाला एरिया है। अब देखो ये ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या होगा? वृत्त हिमालय। और ये आपका लघु हिमालय, तो लघु हिमालय के उत्तर में क्या होगा? आपका वृत्त हिमालय होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, तो इसके नाम भी आपको याद रखने। वृत्त हिमालय को आंतरिक हिमालय, महा हिमालय, मुख्य हिमालय और हिमाद्री भी इसको कहते हैं। किसको? वृत्त हिमालय को। और लघु हिमालय के कहाँ पर है? उत्तर में। और ट्रांस हिमालय के कहाँ पर है? दक्षिण में। अब देखो यह राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जो वृत्त हिमालय, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है बहुत अधिक है और यह ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढका रहता है। जो वृत्त हिमालय, यहाँ पर बारिश कम होती है और अधिकतर समय यहाँ क्या होता है? ये बर्फ़ से ढका रहता है और यहाँ पर सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। और वृत्त हिमालय को इसीलिए क्या कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसको हिमाद्री भी कहते हैं। अब इसकी चौड़ाई के बारे में पूछा जाएगा, तो इसकी जो चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर वृत्त हिमालय की चौड़ाई है। अब अगर इसकी जो औसत ऊंचाई है वृत्त हिमालय की 4500 मीटर से लेके 7817 मीटर वृत्त हिमालय की औसत ऊंचाई है। 4500 मीटर से लेके 7817 मीटर क्या है? ऊंचाई। और चौड़ाई पूछेगा तो 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है।
अब देखो उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जिसकी जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है, वो कहाँ पर आती है? वृत्त हिमालय क्षेत्र में आती है। फूलों की घाटी जो प्रसिद्ध स्थल है, तो ये भी कहाँ पर है? फूलों की घाटी भी वृत्त हिमालय में आता है। अब देखो जो इसका विस्तार है, तो उत्तराखंड में 6 जिले हैं जहाँ पर वृत्त हिमालय का विस्तार है। अब कौन कौन से? देखो उत्तरकाशी आ जाएगा, और आपका चमोली आएगा, और आपका पिथौरागढ़ आएगा। तो ये तीनों तो यहाँ पे कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ आता है, तो वहाँ पर उत्तरकाशी का एरिया आएगा, चमोली का आएगा, और पिथौरागढ़ का आएगा। उसके बाद टिहरी का कुछ एरिया आएगा, रुद्रप्रयाग का कुछ एरिया आएगा, और बागेश्वर जिले का कुछ एरिया आएगा। कहाँ पर? वृत्त हिमालय में। अब मैप के जरिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो जो वृत्त हिमालय, तो वृत्त हिमालय में उत्तराखंड के 6 जनपद आते हैं। तो 6 जनपद आते हैं कौन कौन से? एक आपका उत्तरकाशी आ गया, एक आपका चमोली आ गया, एक आपका पिथौरागढ़ आ गया, फिर टिहरी का यहाँ पर कुछ एरिया आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर टिहरी के बाद यहाँ पर आपका अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर का यहाँ पर कुछ एरिया आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर और किसका एरिया आता है? तो यहाँ पर एक और ज़िला है जिसका एरिया आता है, वो शायद रुद्रप्रयाग होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर वो है रुद्रप्रयाग। हाँ, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो ये वृत्त हिमालय जो है, तो यहाँ पर उत्तरकाशी का एरिया आएगा, फिर यहाँ पर चमोली का एरिया आएगा, पिथौरागढ़ का एरिया आएगा, फिर टिहरी का कुछ एरिया आता है, फिर रुद्रप्रयाग का भी कुछ एरिया आएगा, और कुछ एरिया फिर बागेश्वर का यहाँ पर आ जाता है। तो वृत्त हिमालय इसमें उत्तराखंड के कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। 6 ज़िलों की मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया है कौन कौन से वो 6 ज़िले: उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो ये 6 ज़िले वृत्त हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जो भोटिया जनजाति है, ये वृत्त हिमालय के मूल निवासी है। तो भोटिया जनजाति जो है वृत्त हिमालय की क्या मूल निवासी है। और वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, तो वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच की रेखा है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि MCT उसको कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब मैप के जरिए आप लोग जब देखोगे आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। अब देखो वृत्त हिमालय और ये लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, तो इन दोनों के बीच एक रेखा है, इसको भ्रंश रेखा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो उसको क्या कहेंगे? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो मुख्य केंद्रीय जो भ्रंश है ये किस किस को अलग करती है? ये करती है वृत्त हिमालय और लघु हिमालय को, ये रेखा अलग करती है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि MCT। तो ये वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय को, इन दोनों को अलग करने वाली एक रेखा है। ठीक है, काल्पनिक रेखा, ऐसे रेखा नहीं वहाँ पे खींची गई, ये काल्पनिक रेखा है। उसके बाद देखो वृत्त हिमालय के बाद हम बढ़ेंगे आगे लघु हिमालय की तरफ। तो लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। काफ़ी प्रश्न इस वाले क्षेत्र से भी बढ़ते हैं। तो देखो लघु हिमालय, इसको किस और नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल भी इसको कहा जाता है, और शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। तो शिवालिक और महान हिमालय, यानी कि महान हिमालय जब बात हो रही है तो ये हम वृत्त हिमालय की बात कर रहे हैं। तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में क्या स्थित है? लघु हिमालय। अब देखो लघु हिमालय जो है ये 9 जनपदों में, उत्तराखंड के 9 जनपदों में ये फैला हुआ है। तो कौन कौन से वो 9 जनपद हैं? तो देखो उत्तरकाशी का कुछ एरिया आएगा, चमोली का कुछ एरिया आएगा, फिर टिहरी का कुछ एरिया आएगा, रुद्रप्रयाग का कुछ एरिया आएगा, और पौड़ी का कुछ एरिया आएगा, अल्मोड़ा का आएगा, नैनीताल का आएगा, चंपावत का आएगा, और देहरादून का आएगा। तो जो लघु हिमालय ये 9 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा। तो इन क्षेत्रों में क्या फैला हुआ है? आपका लघु या फिर मध्य एरिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो लघु और मध्य हिमालय, तो इस क्षेत्र में 9 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये 9 जिले तो मैंने आपको बता दिए, 9 जिलों में फैला हुआ है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। अब जो इसकी औसत, जो यहाँ पर लघु हिमालय, इसकी औसत जो चौड़ाई रहती है 70 से 100 किलोमीटर, इसकी लघु हिमालय की औसत चौड़ाई रहती है। और अगर इसकी ऊंचाई रहेगी तो ऊंचाई इसकी 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इसकी लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है, 1200 मीटर से 4500 मीटर, और जो चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर की है। अब देखो उत्तराखंड का जो अधिकांश हिस्सा है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसमें मसूरी हो गया,
रानीखेत हो गया, दोदातोली श्रृंखला हो गया जिसको उत्तराखंड का पामेर भी कहते हैं। तो ये सारे जो पर्यटन स्थल है कहाँ पर आते हैं, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में। अब देखो लघु हिमालय में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है वलित और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। तो लघु हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वलित और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर जीवाश्मों का अभाव पाए जाते हैं। अब जो दोदातोली श्रृंखला है जो चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी के बीच फैली हुई है, कहाँ पर, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी के बीच फैली हुई है दोदातोली श्रृंखला, और पिंडर और रामगंगा नदियों के बेसिन को अलग करती है। पिंडर और रामगंगा नदियों के बेसिन को अलग कौन करता है, दोदातोली श्रृंखला पिंडर और रामगंगा नदियों के बेसिन को अलग करता है। अब देखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो समाधि है उत्तराखंड की वर्तमान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी इस क्षेत्र में आता है। तो देखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि कहाँ पर है, गैरसैंण की तरफ है। और उत्तराखंड की जो वर्तमान ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, गैरसैंण है। तो ये किस क्षेत्र में आता है, लघु हिमालय या जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। अब देखो लघु हिमालय और जो शिवालिक है तो इसके बीच कौन सी रेखा है, तो इसके बीच है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो उस रेखा को क्या कहेंगे, MBF। अब मैं आपको यहाँ पे मैप के जरिए बताता हूँ MBF आपकी कौन सी होगी। अब देखो ये आपका लघु या फिर मध्य हिमालय और फिर आपका ये शिवालिक क्षेत्र आता है। इन दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसको MBF कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसको कहते हैं, या फिर आप लोग इसको सीमांत भ्रंश भी कह सकते हो। तो ये अलग करती है लघु हिमालय और शिवालिक को, ठीक है, MBF। ये आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बाकी अभी पीछे से एरोप्लेन जा रहे हैं, इसकी थोड़ा आवाज़ आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, आपको फोकस यहाँ पर बना के रखना है। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो भौगोलिक जो क्षेत्र है तो दून और द्वार क्षेत्र है, और वे कहाँ स्थित है, तो दून और द्वार क्षेत्र क्या होते हैं पहले इसके बारे में समझते हैं। तो देखो दून और द्वार शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में स्थित चौरस और क्षैतिज घाटियाँ होती हैं। तो देखो दून और द्वार क्या है, शिवालिक, और मध्य हिमालय के मध्य क्या है, चौरस और क्षैतिज घाटियाँ। तो देखो पश्चिम में क्या होगा, दून, जैसे कि देहरादून हो गया, पछुआ दून हो गया, और पूर्व की तरफ क्या होगा, द्वार, जैसे कि हरिद्वार में चंडीदून, ये क्या हो गया, ये द्वार हो गए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैप के जरिए एक बार फिर से। तो वैसे मैंने आपको विस्तार से ऊपर बताया था। देखो दून और द्वार क्षेत्र है कौन, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो यहाँ पर है वो आपका दून या फिर द्वार क्षेत्र होता है। जो चौरस और या फिर क्षैतिज जो घाटियाँ होती हैं वो आपका दून होता है। पश्चिम की तरफ इसको दून कहते हैं और पूर्व की तरफ इसको द्वार कहते हैं, ठीक है। अब देखो दून और द्वार से क्या और प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो पश्चिम में क्या होगा, दून होगा, और पूर्व में क्या होगा, द्वार। तो ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए उपयुक्त होता है। दून और द्वार क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होता है। और यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो जो जनसंख्या घनत्व है दून और द्वार क्षेत्र में अधिक होता है। और दून क्षेत्र की जो औसत जो चौड़ाई होती है 24 से 32 किलोमीटर दून क्षेत्र की क्या है, औसत चौड़ाई। और अगर ऊंचाई पूछी जाएगी तो 350 से लेके 700 मीटर, 350 से लेके 700 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है दून और द्वार क्षेत्र की। अब देहरादून उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा दून है। दून और द्वार क्षेत्र भी आप लोगों ने देख लिया। फिर हम बात करेंगे अब शिवालिक क्षेत्र, जिसको बाया हिमालय या फिर पाद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो शिवालिक जो क्षेत्र है इसको बाया हिमालय, हिमालय का पाद या फिर नवीन हिमालय भी कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिण पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे जो दक्षिण पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, शिवालिक क्षेत्र। अब इसका जो प्राचीन नाम है तो इसका प्राचीन नाम है मैनाक। तो शिवालिक क्षेत्र को मैनक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है, मैनाक। अब शिवालिक जो शब्द है इसका मतलब होता है शिव की भौहें। तो देखो शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम मैनक है और शिवालिक का मतलब क्या होता है, शिव की भौहें। और देखो शिवालिक जो क्षेत्र है यहाँ पर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो शिवालिक क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं जो इसे हिमालय का सबसे नया भाग बनाता है। तो हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र है। यहाँ पर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अब इसकी औसत चौड़ाई के बारे में आपको बताऊँ तो इसकी जो औसत चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर शिवालिक की औसत चौड़ाई है। और ऊंचाई इसकी जो है 700 से 1200 मीटर शिवालिक हिमालय की क्या है, शिवालिक क्षेत्र की क्या है ऊंचाई है। तो 10 से 12 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई हो गई और ऊंचाई जो है 700 से 1200 मीटर है। अब जो शिवालिक क्षेत्र है ये 7 जनपदों में फैला हुआ है। तो वो जनपद कौन कौन से शिवालिक क्षेत्र किन किन जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया,
टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, आपका नैनीताल हो गया और आपका चंपावत। तो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है आपका शिवालिक क्षेत्र। कितने जनपदों में? 7 जनपदों में। तो वर्षा काल में इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा भी होती है और यहाँ की जो जलवायु है गर्म और आर्द्र होती है। तो शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है? गर्म है और आर्द्र है। शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच की जो भ्रंश रेखा है उसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब मैप के जरिए आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे। तो शिवालिक और जो गंगा का मैदानी एरिया है तो उनके बीच कौन सी भ्रंश रेखा है? HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो देखो गंगा का मैदानी एरिया और ये आपका शिवालिक वाला, ये आपका शिवालिक वाला एरिया आ गया। तो ये वाला आपका शिवालिक और इनके बीच एक भ्रंश रेखा है जिसको HFF कहते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र भी आप लोगों ने विस्तार से यहाँ पर समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे भाबर और तराई क्षेत्र में। तो भाबर क्या है? तो भाबर जो क्षेत्र है यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। तो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है भाबर और इसकी जो औसत चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर इसकी भी औसत चौड़ाई है। अब देखो जो भाबर क्षेत्र है यहाँ की जो भूमि है उबड़ और खाबड़ होती है जिसमें मोटे कंकड़, पत्थर और रेत होती है। कहाँ? भाबर वाले क्षेत्र में। अब देखो जो नदियाँ अक्सर इन पत्थरों के नीचे से बहती हैं जिससे यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी कि कृषि यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं होती है और इसकी जो जलवायु है उपोष्ण होती है। अब भाबर क्षेत्र की जो जलवायु कैसी है? उपोष्ण यहाँ की जलवायु है। और दूसरा क्षेत्र है तराई क्षेत्र। अब जो तराई क्षेत्र है यह भाबर के दक्षिण में स्थित है। तो भाबर के दक्षिण में कौन सा है? तराई क्षेत्र। अब इसकी औसत जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। किसकी? तराई की। अब जो इसका निर्माण हुआ है महीन कणों वाले अवसादों से हुआ है जिससे यहाँ की जो भूमि है काफ़ी दलदली हो चुकी है। और जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर पाताल कुएँ देखने को मिलती हैं जहाँ थोड़ी खुदाई पर ही पानी मिल जाता है। जो तराई क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसमें पौड़ी आ गया, नैनीताल आ गया और दक्षिण भाग, और जो पौड़ी और नैनीताल का जो दक्षिण भाग है वो तराई क्षेत्र में आ गया और उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में आता है। और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई है तो वो आपका तराई क्षेत्र आता है। तो मैप के जरिए आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे कि आपका तराई क्षेत्र किस तरफ होता है। तो देखो जो आपका भाबर है, भाबर के दक्षिण में आपका क्या आएगा? तराई क्षेत्र। तो भाबर में तो यहाँ पे मोटे पत्थर और रेत है तो इसीलिए यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है। और भाबर के दक्षिण में ये तराई क्षेत्र है जहाँ पर कृषि सर्वाधिक होती है। और ये आपका कौन सा एरिया है? उधम सिंह नगर वाला एरिया। थोड़ा एरिया नैनीताल का, थोड़ा एरिया दक्षिण की साइड का पौड़ी गढ़वाल का यहाँ पर आ जाता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र भी अपना उत्तराखंड का देख लिया। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न बनते हैं तो सारे मैंने यहाँ पे आपको एक्यूरेट करा दिए, जो यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर से बन सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र से। बाकी अब देखो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जो हरिद्वार वाला एरिया है, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड में हरिद्वार के अधिकांश दक्षिण भाग में फैला हुआ है। तो उत्तराखंड में जो इसका विस्तार है हरिद्वार जनपद में है और यह क्षेत्र भी काफ़ी उपजाऊ है। और इसे 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्गों में? बांगर या उच्च भूमि वाला क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो बांगर कौन सा है? जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। और यहाँ की जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर होती है। और खादर कौन सा है? निचले बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है जिससे नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है। तो बांगर और खादर भी आपको पता होना चाहिए। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर रहती है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पहुँचती है। अब मैं आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर कराऊंगा, देखता हूँ आप लोगों ने कितने अच्छे से यहाँ पर कवर किया है। तो देखो उत्तराखंड के जो 8 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं जिसमें इनको बांटा गया, तो अभी मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। अब क्विक रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के 8 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? तिब्बती और तैतीस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसको? ट्रांस हिमालय क्षेत्र को। अब इसका जो स्थान है उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी भाग में अंतिम सीमा तक फैला हुआ है। महान हिमालय के ये उत्तर में स्थित है, महान हिमालय, जिसको वृत्त हिमालय भी कहते हैं। अब जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ है? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में किसका विस्तार है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र का। अब इसकी विशेषताएं क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी कि जहाँ कम वर्षा होती है। अब औसत अगर चौड़ाई इसकी पूछी जाएगी तो 20 से 30 किलोमीटर ट्रांस हिमालय क्षेत्र की क्या है? औसत चौड़ाई है। ऊंचाई अगर पूछेगा तो ऊंचाई 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर तक क्या है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई। अब जो विभाजक रेखा इसमें, तो ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय जो है इसको अलग करने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? हिंज लाइन कहते हैं या फिर इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। किसको?
ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के मध्य कौन सी रेखा है, कौन सी भ्रंश रेखा है, सचर जोन कहेंगे उसको, या फिर हिंज लाइन कहेंगे, या फिर इंडो सांगपो सचर जोन उसको कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा आप लोगों ने कौन सा भौगोलिक क्षेत्र देखा था, वृत्त हिमालय क्षेत्र, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, महान हिमालय क्षेत्र उसी का नाम है। उसके बाद उच्च हिमालय भी उसी का नाम है, आंतरिक मुख्य हिमालय भी वृत्त हिमालय का नाम है, और हिमाद्री भी किसको कहते हैं, वृत्त हिमालय क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। अब देखो जो स्थान है लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। अब जो इसका विस्तार है 6 जनपदों में वृत्त हिमालय का विस्तार है। तो वो 6 जनपद कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, फिर आपका टिहरी का कुछ एरिया, रुद्रप्रयाग का कुछ एरिया और बागेश्वर का कुछ एरिया किसमें, वृत्त हिमालय के अंतर्गत आता है। अब जो इसकी विशेषताएं हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में वृत्त हिमालय को हिमाद्री भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है बर्फ से ढका रहता है। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, वृत्त हिमालय क्षेत्र है। अगर इसकी औसत चौड़ाई पूछी जाएगी तो औसत चौड़ाई इसकी 15 से 30 किलोमीटर वृत्त हिमालय क्षेत्र की औसत क्या है, चौड़ाई है। अगर ऊंचाई पूछी जाएगी तो 4500 मीटर से लेके 7817 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब देखो जो फूलों की घाटी का क्षेत्र है ये कहाँ पर आता है, फूलों की घाटी का क्षेत्र भी आपका वृत्त हिमालय क्षेत्र में आता है। नंदा देवी जो पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 7817 है, यहाँ वो भी वृत्त हिमालय क्षेत्र में आती है। अब देखो जो वृत्त हिमालय क्षेत्र है तो भोटिया यहाँ की मूल निवासी यानी कि मूल जो जनजाति है तो भोटिया है। अब विशाल हिमनदों का निर्माण किया है प्लाइसोटेसिन युग से हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और विभाजक रेखा कौन सी है, तो वृत्त हिमालय और जो लघु हिमालय, तो इसके बीच की जो विभाजक रेखा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या फिर मुख्य केंद्रीय भ्रंश उसको कहते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, या फिर MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट उसको कहते हैं वृत्त हिमालय और लघु हिमालय के जो मध्य में। अब देखो लघु हिमालय जो है इसको मध्य हिमालय या फिर हिमाचल भी कहते हैं। अब जो स्थान है महान हिमालय यानी कि वृत्त हिमालय के दक्षिण में, और शिवालिक जो एरिया है तो शिवालिक के उत्तर में कौन सा है, लघु हिमालय। तो हिमालय का सबसे आंतरिक भाग महान हिमालय है और सबसे बाहरी शिवालिक है, और लघु हिमालय इन दोनों के बीच में स्थित है। अब जो लघु हिमालय ये 9 जनपदों में फैला हुआ है, तो 9 जनपद कौन कौन से, जिसमें आपका चमोली आ जाता है, आपका उत्तरकाशी आ जाता है, आपका देहरादून आएगा, आपका टिहरी का कुछ एरिया आएगा, रुद्रप्रयाग का कुछ एरिया आएगा, और अल्मोड़ा और नैनीताल का कुछ एरिया और चंपावत का कुछ एरिया यहाँ पर आ जाता है लघु जो हिमालय। अब जो इसकी विशेषताएँ हैं तो इसके जो चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर ये चौड़ा है कौन, लघु हिमालय। अगर ऊंचाई पूछी जाएगी तो 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर लघु हिमालय की क्या है ऊंचाई है, और 70 से 100 क्या है इसकी चौड़ाई है, 1200 से 4500 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अब उत्तराखंड का जो अधिकांश हिस्सा है वो लघु हिमालय क्षेत्र में आता है, और मसूरी जिसको पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, रानीखेत, और दूतातोली जो श्रृंखला है उत्तराखंड का पामेड़ जिसको कहते हैं, तो ये सारे जो पर्यटन स्थल है कहाँ पर आते हैं, लघु हिमालय में आते हैं। अब दूतातोली जो श्रृंखला है जो चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी के मध्य स्थित है, तो यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है। पश्चिमी रामगंगा निकलती है, और यहाँ से आटाघाट निकलती है, पश्चिमी नयार निकलती है, पूर्वी नयार निकलती है, और बोनो नदी निकलती है। तो दूतातोली श्रेणी से 5 नदियाँ कौन कौन सी निकलती है, तो दूतातोली जो श्रेणी ये मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं वहाँ पर है, और दूतातोली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती है, पश्चिमी रामगंगा और आटाघाट और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बोनो नदी कहाँ से निकलती है, दूतातोली श्रृंखला से। अब जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से जो जुड़ा एरिया है गैरसैंण, तो ये भी कहाँ पर आता है, ये भी आपका लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, तो वहाँ पर आता है। अब देखो जो लघु हिमालय, तो यहाँ जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है क्योंकि ये फलित और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। अब जो विभाजक रेखा है तो मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो विभाजक रेखा है उसको MBF कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या फिर वृत्त सीमांत दरार उसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दून द्वार क्षेत्र से जो प्रश्न बनते हैं तो देखो शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में जो स्थित है चौड़ी और क्षैतिज जो घाटी है उसको दून और द्वार का क्षेत्र कहते हैं। तो पश्चिम में इनको दूर कहते हैं जैसे देहरादून हो गया, और पूर्व की तरफ इसको द्वार कहते हैं जैसे कि हरिद्वार हो गया। अब दून और द्वार क्षेत्र की जो चौड़ाई है 24 से 32 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। ऊंचाई पूछी जाएगी तो ऊंचाई इनकी 350 से 700 मीटर औसत ऊंचाई है दून द्वार क्षेत्र की। अब उत्तराखंड का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा दून है वो देहरादून है, और जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक और गहन कृषि खेती की जाती है कहाँ पर, दून द्वार क्षेत्र में, और उपोष्ण जलवायु दून द्वार क्षेत्र की है। तो यहाँ की जलवायु कौन सी है, उपोष्ण जलवायु यहाँ की है, और सबसे अधिक भूस्खलन का खतरा भी दून द्वार क्षेत्र में रहता है।
अब जो शिवालिक क्षेत्र है जिसको बाह्य हिमालय या फिर नवीनतम भाग पाद प्रदेश मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में और भाबर के उत्तर में स्थित है शिवालिक क्षेत्र। तो हिमालय का सबसे बाहरी और ये दक्षिणी भाग है। तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार 7 जनपदों में आता है। शिवालिक क्षेत्र का विस्तार कितने जनपदों में आता है? देहरादून, फिर टिहरी, और फिर इसका हरिद्वार में आता है, पौड़ी में आता है, अल्मोड़ा में आता है, और नैनीताल और चंपावत सहित ये 7 जनपदों में आता है कौन? शिवालिक। और जो इसकी विशेषताएं, तो हिमालय का ये सबसे नया और बाहरी भाग है। शिवालिक शब्द का अर्थ होता है शिव की भौहें, और प्राचीन नाम शिवालिक का क्या? मैनाक पर्वत। तो इसका जो निर्माण होता है मध्य मायोसीन युग से और निम्न प्लायोसीन युग तक इसका निर्माण माना जाता है। तो शिवालिक जो क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई पूछी जाएगी तो 700 से 1200 मीटर शिवालिक क्षेत्र की क्या है? ऊंचाई है। और वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में होती है। यहाँ जीवाश्म देखने को मिलते हैं। गर्म और आर्द्र जलवायु शिवालिक क्षेत्र की है, गर्म और आर्द्र जलवायु, और खनिज यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। अब जो भाबर क्षेत्र है, तो भाबर क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में और मैदानी इलाकों की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। अब जो इसकी विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर जो इसकी औसत चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई होती है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि है, कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त मिट्टी रहती है। यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, और निर्माण इसका प्लाइसटोसीन युग में हुआ है। और जो यहाँ पर जो जलवायु है उपोष्ण जलवायु भाबर क्षेत्र में रहती है। और जो नदियाँ होती है अक्सर पत्थरों के नीचे से बहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कृषि कम की जाती है। अब जो तराई क्षेत्र है, तो ये भाबर के दक्षिण में, तो ये यहाँ पर पौड़ी नैनीताल का दक्षिण के भाग और उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग यहाँ पर रहता है। और जो इसकी विशेषताएं, तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है, और महीन कणों वाले अवसादों से ये निर्मित है। भूमि यहाँ पर दलदली रहती है, पाताल कुएं पाए जाते हैं। काफ़ी अधिक यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र देखने को मिलता है। अब जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र हरिद्वार का अधिकांश जो दक्षिणी भाग है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। और उत्तराखंड में एकमात्र जनपद हरिद्वार में ये इसका विस्तार है। और विशेषताएं, तो यहाँ पर अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पर है। इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया। बांगर ऊँची भूमि जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया इसको कहते हैं। और खादर जो है ये निचले बाढ़ वाले इलाके होते हैं जहाँ हर साल नई मिट्टी आती है। अब देखो हिमालय की भ्रंश रेखाएं जो आपको याद रखनी है, तो इंडियन सांगपो सचर जोन जिसको हिंज लाइन भी कहते हैं, तो ये ट्रांस हिमालय, और जो वृत्त हिमालय जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, तो उसके मध्य, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो MBF है ये लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और गंगा के मैदान के क्षेत्र में कौन सी रेखा है? तो शिवालिक और गंगा के मैदान में है HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो उत्तराखंड का भौगोलिक जो क्षेत्र आप लोगों ने देखा, तो 8 भौगोलिक क्षेत्रों में इसको बांटा गया। विस्तार से मैंने आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर दी है। फिर भी अगर कोई भी आपका यहाँ पे डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो एक बार फिर से आप लोग नोट्स यहाँ पे जो भी आप लोगों ने बनाए विस्तार से पढ़ने की कोशिश करिए, आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।